नमस्कार दोस्तों, हर घर पाठशाला में 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों आपका स्वागत। मैं हूं ऋषिपाल शर्मा, प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, आपका अपना दोस्त। दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 में इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसमें वोल्केनोज और वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं आपको वोल्केनोज का इतिहास और वोल्केनोज के बारे में बताऊं, आप देखिए ये विश्व मानचित्र। इस विश्व मानचित्र पर यूरोप में एक देश है इटली, बहुत प्रसिद्ध देश है, और इसका एक महान नगर रोम, उसके बारे में आप इतिहास में भी पढ़ते आए हैं। यहाँ से ज्वालामुखी का इतिहास जुड़ा है। ये एक ज्वालामुखी जो संरचना है उसका एक चित्र आपको दिख रहा है। तो आइए शुरू करते हैं ज्वालामुखी के इतिहास से ही बातचीत। हजारों वर्ष पहले की बात है कि ये जो आपने शहर देखा, ये इटली शहर, इस इटली शहर के लोगों ने सुन रखा था कि उनके देश का वेसुवियस पहाड़, माउंट वेसुवियस, किसी जमाने में फट पड़ा था और उससे भयंकर आग निकली थी। लोग ऐसी बातें सुनकर बहुत डर जाते थे, पर यह कल्पना भी नहीं कर पाते थे कि वह फिर से आग उगल सकता है। कारण उस घटना को कई हजार साल बीत चुके थे और धूप, पाला, हवा, वर्षा इत्यादि से उसके झुलसे हुए मुंह और पहाड़ी ढालों पर हरियाली छा चुकी थी। उस ज्वालामुखी के घाव भर गए थे, चारों ओर धरती मुस्कुरा रही थी और नए नगर बस गए थे। पंपियाई और हरकुलिनियम जैसे इतिहास प्रसिद्ध नगर उसकी तलहटी में विकसित हो रहे थे। लेकिन समय की विडंबना देखो दोस्तों, तभी एक घटना हुई। घटना क्या, दुर्घटना हुई। 79 AD के सन में, कुछ जगह कहते हैं कि अगस्त का समय था, कुछ जगह कहते हैं कि 24 अक्टूबर का समय था। दोपहर के समय में उसी वेसुवियस के मुंह से सफेद धुआं निकलने लगा। पृथ्वी का कंपन बढ़ा और जोर की गड़गड़ाहट के साथ विस्फोट हो गया। नगर के लोगों ने समझा कि आज तो संसार का अंत होने वाला है। राख, धूल और पत्थरों की वर्षा होने लगी। आकाश काले बादलों से भर गया, चारों ओर भीषण अंधेरा छा गया और देखते ही देखते नगरों की इमारतें धराशायी हो गई। जहां तहां आग लग गई, कई लोग मर गए और पंपाई में मुश्किल से बहुत कुछ लोग बच पाए, लगभग 2000। और पहाड़ की ओर से आई कीचड़ ने पूरे नगर को ढक लिया। दोनों नगर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। सैकड़ों वर्षों बाद उस देश के लोग यह भी भूल गए कि वे नगर कहां थे, और इस तरह की घटनाएं पृथ्वी के विभिन्न भागों में घटी और आगे भी घटती रहेंगी। हम इन्हें ही ज्वालामुखी या ज्वालामुखी उद्गार कहकर पुकारते हैं। क्या है ज्वालामुखी? दोस्तों, ज्वालामुखी भूपटल पर एक प्राकृतिक छेद या दरार है, जिससे होकर पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ पदार्थ, गैस, भाप, राख सब बाहर निकलता है। और पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ पदार्थ जो ज्वालामुखी से बाहर निकलता है वो भूराल या लावा कहलाता है। जैसे ही वो धरती पर आता है तो उसको लावा कहते हैं, और यह बहुत ही गर्म और लाल रंग का होता है, और लावा जम करके ठोस और काला हो जाता है। जब वो पृथ्वी के अंदर ही रहता है तो उसको मैग्मा कहते हैं, और जो बाद में जाकर ज्वालामुखी चट्टान के नाम से जाना जाता है। लावा में बहुत अधिक गैस होती है, लावा में बुलबुले निकलते रहते हैं, और बुलबुले इन गैसों के निकलने के कारण ही उठते हैं। लावा का बहना बंद हो जाने पर कुछ समय तक भाप निकलते देखा जा सकता है,
और पिघली चट्टान को ऊपर लाने में ये गैसें ही सहायक होती हैं। मगर यह जरूरी है कि भूपटल पर कहीं कोई कमजोर परत मौजूद हो जिसे तोड़कर, फाड़कर या छेद करके गैस लावा को ऊपर की ओर रास्ता बनाने में मदद करे। ज्वालामुखी विस्फोट होने पर भूकंप होना भी स्वाभाविक है। दोस्तों, ये विस्फोट होता कैसे है? एक भूवेत्ता के शब्दों में ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उगे हुए फोड़े हैं। जैसे इंसान के शरीर पर फोड़े हो जाते हैं और वो फटते हैं, ये वहीं फूटते हैं जहां पपड़ी कमजोर होती है। और जब इन्हें कोई रास्ता मिल जाता है तब पृथ्वी की पपड़ी को भेद कर ये बाहर निकल आते हैं। हम पृथ्वी को छेद करके तो नहीं देख पाते, मगर अनुमान लगाते हैं कि वहां की स्थिति क्या हो सकती है। ऐसा आपने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है। हम अभी तक 4 मील की गहराई तक की खुदाई कर सके और हम लोगों ने पाया कि गहराई के साथ साथ तापक्रम बढ़ता है और इसीलिए हमें गहरी खानों को भी जो है एयर कंडीशन करना पड़ता है। और नीचे की ओर बढ़ते हुए तापक्रम को देखकर अभी तक लोगों का विश्वास था कि पृथ्वी का भीतरी भाग ठोस नहीं हो सकता। वहां की चट्टानें ठोस रूप में नहीं है बल्कि द्रव अवस्था में है। मगर भूकंप जो यंत्र हैं, भूकंप मापने के जो यंत्र हैं, उनकी सहायता से भूकंप की लहरों का अध्ययन करके वैज्ञानिक इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि 1800 मील की गहराई तक पृथ्वी की पपड़ी द्रव अवस्था में नहीं है। सच बात यह है कि पिघलने के लिए उन चट्टानों के पास जगह भी नहीं थी, तो पृथ्वी अपने अधिक भार से उन्हें वहां दबाए रहती थी और पिघलने में चट्टानों को फैलना पड़ता है और ऊपर की अपेक्षाकृत ठंडी परतें उन्हें इतने जोर से दबाई रहती हैं कि वे फैल नहीं पाती और अतः पिघलने की सीमा तक गर्म होकर भी पिघलने में असमर्थ बनी रहती हैं और बाद में यही चट्टानें जो है पिघल कर बाहर की ओर धकेली जाती हैं, जो कि ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेती हैं। फिर लावा जो है वो तो पृथ्वी के अंदर से निकली हुई पिघली चट्टानें हैं और कहां से कैसे ऊपर आ जाता है ये पता नहीं लगता। कहीं कहीं किन्हीं कारणों से पृथ्वी पर जो उसकी ऊपरी पपड़ी है उस पर दबाव कम हो गया, पपड़ी खींचकर ऊपर उठ गई, या जैसे पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही है और पृथ्वी पर कहीं कहीं झुर्रियां पड़ रही हैं, तो ऐसा होने से दबाव कम होगा और कुछ नीचे जैसे पृथ्वी के 50-60 मील नीचे की चट्टानों को फैलकर द्रव बनने की जगह मिल जाएगी। यह भी संभव है कि पपड़ी के स्थान विशेष की चट्टानें विशेष रूप से गर्म उठी हों और कुछ सालों पहले हमने चट्टानों में रेडियो सक्रिय जो तत्व हैं उनका भी पता लगाया और ये तत्व टूटकर दूसरे पदार्थों में बदल जाते हैं और इस परिवर्तन के चलते ताप उत्पन्न होता है और लगातार तेजी से निकलते इस ताप से स्थान विशेष की चट्टानें बहुत गर्म होकर पिघल जाती हैं और ऊपर की ठोस पपड़ी को फाड़ करके बाहर निकल आती है और अंदर से निकलता है मैग्मा। तो मैग्मा एक ऐसा तरल पदार्थ है, अगर इसको एक हम उदाहरण की उससे समझें कि पहले ये जान लेते हैं कि मैग्मा किसे कहते हैं। जो भीतर की पिघली चट्टानें हैं उनको मैग्मा के नाम से जाना जाता है और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जब जैसे वो भूतल पर आ जाता है मैग्मा तो उसको लावा के नाम से हम कहते हैं। जैसे इसकी तुलना जो है ना बोतल में भरे एक सोडा वाटर से की जा सकती है। जैसे ही सोडा वाटर का जो है ना पैर खोलते हैं तो उसके मुंह की ओर जो है वो सारा मटेरियल बाहर की तरफ दौड़ता है जो द्रव होता है और उसी तरह कमजोर भूपटल पाकर गैस युक्त लावा ऊपर आने के लिए दौड़ पड़ता है और जहां तहां अपना रास्ता बना ही लेता है और तेजी से आने के कारण जोरों का विस्फोट भी होता है। जैसे हम किसी एक ऐसे सोडा वाटर की बोतल को खोलते हैं तो उसे डक की आवाज आती है, तो वैसे ही धरती को कंपा देने वाली आवाज बहुत जोर से आती है और वहां की चट्टानें टूटकर चारों ओर बिखर जाती हैं। धूल, बाष्प और अन्य गैसें बादलों के रूप में आसमान में छा जाती हैं और फिर वह लावा भी जमीन पर बहने लगता है और लावा के बहने और जमने से जो है कई प्रकार की आकृतियां बन जाती हैं और जिनमें से मुख्य आकृति को जो हम क्रेटर का नाम देते हैं या ज्वालामुखी का नाम देते हैं। दोस्तों, ज्वालामुखी
कई प्रकार से जो है ना वर्गीकरण उनका होता है। सक्रियता के आधार पर यदि हम कहें तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय, सुषुप्त और मृत। जैसा कि इनके नाम से ही पता है, एक्टिव यानी कि जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, सुषुप्त यानी कि जो सोए रहते हैं और कभी भी जाग सकते हैं, लेकिन मृत जो कि खत्म हो चुके हैं। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनसे लावा, गैस और विखंडित पदार्थ सदैव निकलता रहता है और वर्तमान समय में इनकी संख्या पूरे विश्व में लगभग 500 है। इनमें से यदि कुछ हम उदाहरण लें तो सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप का स्ट्राम्बोली, जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, इटली का एटना, इक्वेडोर का कोटापेक्सी जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी भी है, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एयरबुस, इरेबस और अंडमान निकोबार भारत में बैरन द्वीप भी सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। सुषुप्त ज्वालामुखी, जैसा कि इनके नाम से पता लग रहा है कि ये सोए रहते हैं, सक्रिय नहीं है, परंतु इनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है, कभी भी ये जाग सकते हैं। इनमें इटली का वेसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, इंडोनेशिया का क्रक्टोवा और अंडमान निकोबार में भी एक नारकोंडम द्वीप जो है। दिसंबर 2004 के सुनामी के बाद इसमें सक्रियता के लक्षण दिखाई पड़े हैं। तो वैसे तो यह डोरमेंट है, लेकिन जो है सक्रिय होने के कगार पर शायद बढ़ने लगा है। और मृत ज्वालामुखी, डेड और एक्सटिंक्ट, इसके अंतर्गत ऐसे ज्वालामुखी शामिल किए जाते हैं जिनमें हजारों वर्षों से कोई उद्भेदन नहीं हुआ है और भविष्य में भी इसकी कोई संभावना नहीं है। जैसे अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित केनिया व किलिमंजारो, इक्वेडोर का चिम्बाराजो, म्यांमार का पोपा, ईरान का देवमन वेकोहो, सुल्तान और एंडीज पर्वत श्रेणी का एकांक गुआ इस प्रकार के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों ज्वालामुखी से निर्मित स्थल रूपों की। आपने अनेक चित्र देखे होंगे। ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से निकल करके गैस से राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो वह सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है, ऐसा आपकी पुस्तक में लिखा है। और तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचते हैं और जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है तो मैग्मा कहलाता है। जब यह भूपटल के ऊपरी या धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। आपको एक प्रश्न आ सकता है कि मैग्मा और लावा में क्या अंतर है, ज्वालामुखी की परिभाषा लिखिए, तो आप उसको यहाँ से जो है लिख सकते हैं। और ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें से कौन कौन से प्रवाह के साथ चीजें निकलती हैं। इनमें पायरोक्लास्टिक डेब्रिस हैं, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण जैसे, और नाइट्रोजन के यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन इत्यादि और आर्गन भी इसमें शामिल है। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर हम ज्वालामुखियों को कुछ और प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे गुंबदी या क्वच ज्वालामुखी, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, पुस्तक में लिखा सील्ड वॉल्केनोज। तो शील्ड वॉल्केनोज एक ऐसे वॉल्केनो जो कि गुंबद के आकार में हमें मिलते हैं, जैसे इनके नाम से ही लग रहा है। इनमें हवाई द्वीप ज्वालामुखी उद्गार का जो है सबसे उत्तम उदाहरण है, माउंट ला और किलायू जो है, और बाद में ये सिंडर शंकु का रूप ले लेते हैं। और यदि हम इनको और मतलब ध्यान से बात करें तो यह एक ऐसी आकृति क्यों बनती है, क्योंकि यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है और इसी कारण ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता है। यदि किसी तरह नालिका से पानी या जो भी मटेरियल है वो भीतर चला जाए तो ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो सकते हैं, अन्यथा कम विस्फोटक होना इनकी विशेषता है। तो इन ज्वालामुखियों से लावा एक फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु की आकृति बनती है, और जो बाद में सिंडर कोन या सिंडर शंकु के रूप में विकसित हो जाता है। दूसरा है मिश्रित ज्वालामुखी, कंपोजिट ज्वालामुखी। ये भी बड़े भव्य आकार का होता है और सममित आकार में बहुत लंबे होते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी 10,000 फीट तक की ऊंचाई के भी हो सकते हैं।
ये ज्वालामुखी स्तरित या एकांतरित परतों में लावा प्रवाह के साथ राख, अंगार आदि उद्गारित पदार्थ रखते हैं। जापान में माउंट फ्यूजी, इक्वाडोर में माउंट कोटापेक्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट शास्ता, अलासेन, माउंट हुड, माउंट रेनियर और सेंट हेल्पेस, फिलीपीन में माउंट पिनातनो और इटली में सेंट एटना ज्वालामुखी और इस प्रकार के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। आप को प्रश्न आ सकता है मिश्रित ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो आप अपनी पुस्तक में इस हेडिंग को देख करके इसको लिख सकते हैं। और उसके साथ ही है ज्वालामुखी कुंड या कॉल्डेरा। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तो जब ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं और धसे हुए विध्वंस गर्त बड़े आकार के बन जाते हैं और इन्हें ही ज्वालामुखी कुंड कहा जाता है या कॉल्डेरा कहलाते हैं। और इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल होते हैं वरना इनके बहुत पास स्थित होते हैं। तो इनके द्वारा निर्मित जो पहाड़ी है उसको मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है कि कई ज्वालामुखी यहाँ निकले होंगे। और इसके बाद है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है और संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके रहते हैं। और इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है, जो कुछ प्रवाह 50 मीटर से अधिक मोटे हो जाते हैं और कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान में महाराष्ट्र का पठार इत्यादि भाग पाए जाते हैं, बृहत लावा बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र है। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा अरब में एक अधिक वृत्त क्षेत्र इससे ढका हुआ था। इसके बाद है मध्य सागरीय कटक ज्वालामुखी। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि मिड ओशियनिक। इनका अध्ययन वैसे तो हम अगले अध्याय में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें बता दूं कि मध्य महासागरीय जो कटक है एक बड़ी लंबी श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर तक लंबी है और जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार ज्वालामुखी फटते रहते हैं। रिंग ऑफ फायर के नाम से भी इसको जाना जाता है। हमने भूकंप वाले चैप्टर में इसको एक मानचित्र में देखा था। तो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो लावा है और जो मैग्मा है वो एक विशेष प्रकार की स्थलाकृतियां बनाता है। अगर तो वो जो मैग्मा है वो धरातल पर पहुंचने से पहले ही ठंडा हो जाता है तो वो विशेष प्रकार की जो प्लूटोनिक शैलें हैं वो बनाता है। और यदि धरातल के ऊपर लावा के रूप में पहुंच जाता है और फिर ठंडा होता है तो वो विशेष प्रकार की अलग से आकृतियां बनाता है। तो इनमें प्रमुख रूप से हम अंतर्वेदी जो आकृतियां हैं, जो पातालीय शैलें हैं, उनका एक एग्जाम्पल लेंगे। इनमें कुछ नाम हैं जैसे बैथोलिथ और लेकोलिथ, लेपोलिथ, तो फैकोलिथ। तो बैथोलिथ क्या है, लेकोलिथ क्या है, ये हम अगले उसमें देखते हैं। और ये कुछ विशेष आकृतियां और इसमें लेपोलिथ, फैकोलिथ, सिल, डाइक, ये कुछ नाम हैं। ये विशेष आकृतियां इसके द्वारा बनाई जाती हैं। अब मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ। इससे पहले कुछ और आकृतियां भी इसमें बता दूं कि लावा प्लग, क्रेटर, कॉल्डेरा, वॉल्केनिक नेक ये भी शामिल हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये जो इसमें ये दिखाया गया है यहाँ पर, ये आकृति सारी ये है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है कि ज्वालामुखी लावा के जमाव से निर्मित एक आंतरिक स्थल रूप है जिसमें किसी भी प्रकार की चट्टानों में मैग्मा का गुंबद नुमा जमाव है, गुंबद बनता है और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण जो रवे हैं उनका आकार बढ़ता जाता है तथा यह ग्रेनाइट प्रकार का होता है। यह अपेक्षाकृत अधिक गहरे भागों में देखा जाता है और जब इसका ऊपर से कवर हट जाता है भूपरपटी, तब जाकर के ये इसका विस्तृत भूभाग हम देख सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी है अपेक्षाकृत कम गहराई पर अवसादी चट्टानों में मैग्मा के अलग अलग प्रकार से ठंडा होने की प्रक्रिया में कई प्रकार के स्थल रूप बनते हैं, जिनमें लेकोलिथ उत्तर ढाल वाला,
और लेपोलिथ जो है वो अवतल बेसिन जो है, ये लेकोलिथ, जो इसका उल्टा होगा वो लेपोलिथ होगा। तस्त्रीनुमा एक आकृति बनती है। और इसी तरह से फाकोलिथ, जब लहरदार उसमें वो बनता है तो उसको फाकोलिथ का नाम दिया जाता है। और जो क्षैतिज और उसमें बनते हैं तो उनको सिल डाइक का नाम दिया जाता है। सिल व डाइक क्रमशः जो है ना, ये क्षैतिज और लंबवत जमाव है। सिल, जैसे हम पहाड़ी भाषा में एक सिल बत्तू भी प्रयोग करते हैं, तो सिल मसाला कूटने वाली, तो वो जो सिल है वो क्षैतिज, उसी प्रकार की सिल वही होती है। और जो लंबवत जमाव है वो डाइक है, जैसे इसको हम देख सकते हैं यहाँ, ये डाइक। और सिल की जो पतली परत है इसको फिर हम शीट कहते हैं, और डाइक के छोटे स्वरूप को हम स्टॉक कहते हैं। ये आप अगले अध्याय में और अगली कक्षाओं में इसको पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सिल। और इसी प्रकार से ये वोल्केनिक कोन, वोल्केनिक प्लग, और ये एक जो है थोड़ी सी जानकारी इसकी। तो दोस्तों, हम सोचते हैं कि ज्वालामुखी हमेशा ही हमारे लिए खतरनाक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्वालामुखियों का समाज पर एक अच्छा प्रभाव भी है। ज्वालामुखी प्रकृति की अद्भुत लीलाओं में से एक है। मानव जीवन सदैव इनसे प्रभावित रहा है। जहां ज्वालामुखी विनाशकारी माने जाते हैं, वहीं इनसे बहुत सारे लाभ भी हैं। अब आप सोचते होंगे कि क्या लाभ होते हैं इनसे। ज्वालामुखियों के द्वारा ही लोहा, तांबा, मैग्नीज, सोना, चांदी, जस्ता इत्यादि की रचना एवं उत्पत्ति होती है। हमारे दक्षिण भारत में ये जो सारे खनिज हैं वो इसीलिए मिल पाते हैं क्योंकि वहाँ ज्वालामुखियों से बनी हुई धरती है। और बहुमूल्य पत्थर, हीरे, जवाहरात जो है ना, इसी से हमें पता चलते हैं। और आइसलैंड के जो लौकी, कतला या फॉल ज्वालामुखी जो है ना, बहुत सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। कई बार ये टूरिज्म को, पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं। जापान का फ्यूजियामा, तंजानिया का किलिमंजारो और बोलीविया का पेरू सीमा पर स्थित जो है टिटिकाका झील के सुंदर दृश्य ज्वालामुखियों की ही देन है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ज्वालामुखी क्या होते हैं, ज्वालामुखियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, और ज्वालामुखियों के हमारे जीवन में क्या लाभ है। तो इसी के साथ आप सब जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज इस लेसन को यहीं पर संपन्न करते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।